हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीपी के जो हमारा सीटेट पेपर 2 है उसके सीडीपी के सेक्शन को, और जिसमें हम देख रहे हैं 21 सितंबर 2014 का पेपर। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं सीटेट पेपर 2 का। आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे आगे आने वाले जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं उनमें, क्योंकि हमें इनसे पेपर का फॉर्मेट पता लगता है कि किस फॉर्मेट में किस पैटर्न पर पेपर आता है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मैंने जल्दी में कल से ही एक ज्योग्राफी के भी चैप्टर्स को स्टार्ट किया है। अगर नहीं देखा है तो ज्योग्राफी में जाइए और जाकर देखिए। कल और आज की मिलाकर 2 वीडियोस हो गई है उसमें, और आप जाकर देखेंगे तो क्वालिटी वीडियोस हैं, मतलब एक एक चीज़ को पॉइंट वाइज बताया गया है। अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, मतलब शिक्षा का जो विकासात्मक परिप्रेक्ष्य है वो शिक्षकों से क्या मांग करता है, क्या चाहता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं, यानी जांच करते हैं। मतलब आप कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे जो हैं वो अनुशासन को तोड़कर प्रयोग करते ही हैं कि अनुशासन कहाँ तक कड़ा है। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड है, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, यानी कि डेवलपमेंट के जो फैक्टर हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही, अपने ज्ञान के अनुसार ही अनुदेशन युक्तियाँ जो होती हैं, इंस्ट्रक्शन की जो युक्तियाँ होती हैं उसका अनुकूलन करें। थर्ड है, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। जो विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चे हैं, मतलब अलग अलग तरह के जो डेवलपमेंट वाले बच्चे जो हैं उनके साथ समान रूप से व्यवहार करें। फोर्थ है, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हमें क्या करना चाहिए इस परिप्रेक्ष्य में, तो शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों से यह मांग करता है कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार ही अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करना चाहिए। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, मतलब विद्यार्थी कब तक नहीं सीख सकते ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है, उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए। सेकंड है, उन्हें यह ना पता हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। थर्ड, वे सीखने के लिए तैयार ना हो। फोर्थ, दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। तो विद्यार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि उन्हें यह ना पता हो कि जो उन्हें तथ्य पढ़ाए गए हैं, जो फैक्ट्स उन्हें बताए गए हैं, सिखाए गए हैं, उनका निकट भविष्य में उनका परीक्षण भी किया जाएगा, यानी कि उनकी चेकिंग भी की जाएगी, उनको जांचा भी जाएगा कि आपने कहाँ तक सीखा है। जब तक ये नहीं होगा तब तक बच्चे नहीं सीखेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमें चीज़ों को ऐसे पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे को आगे आने वाला जो उसका फ्यूचर है उसमें भी उसके लिए हेल्पफुल हो, उसे पता चले कि हाँ ये चीज़ मेरे आगे भी हेल्पफुल होने वाली है मेरे भविष्य में। तो वो उन चीज़ों को उस अकॉर्डिंग लेकर पढ़ेगा तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना, तब वो उसको और अच्छे से सीख पाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल देता है। फर्स्ट ऑप्शन प्रकृति, सेकंड ऑप्शन पोषण, थर्ड ऑप्शन अनुकूलन, फोर्थ ऑप्शन पाठ संशोधन। तो जो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो पोषण पर बल देता है। किस पर बल देता है? पोषण पर बल देता है। नेक्स्ट है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। फर्स्ट ऑप्शन उद्दीपन व प्रतिक्रिया, सेकंड लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर, थर्ड उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, फोर्थ क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो किस पर बल देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत जो है हमारा वो बल देता है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है। मतलब ये बात किस व्यक्ति ने कही है वो बताना है।
ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, सेकंड ऑप्शन बी.एफ. स्किनर, थर्ड ऑप्शन यूरी ब्रोनफ्रेन-ब्रेनर, फोर्थ ऑप्शन लेव विगोत्स्की। तो लेव विगोत्स्की का ये कहना था कि बालक जिस आयु में किसी संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं उन पर इस बात का प्रभाव पड़ता है कि क्या संस्कृति से उन्हें संगत सूचना निर्देश प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। यानी कि उन पर ये प्रभाव पड़ता है कि जो प्रकृति है उससे उन्हें कोई निर्देश प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मतलब सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता बच्चों को होती है। ये बात किसने कही है? लेव विगोत्स्की ने। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, आप एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते समय तथा समिति बनवाते समय मतलब जब आप बनवाते हैं तो आपसे जुड़ने वाले जो किशोर हैं वो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं कि हाँ रैगिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो किस स्तर में आएंगे? मतलब कि जो मोरल डेवलपमेंट दिया था उन्होंने कोहलर ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, सॉरी कोहलर नहीं है, कोहलबर्ग है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने 3 स्तर बताए थे, है ना, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। तो ये जो हमारा है कि जो बच्चा है वो इतनी बड़ी बात सोच रहा है, बड़ों की तरह सोच रहा है, और वो ये सोच रहा है कि जो रैगिंग है, जो धमकाने की बातें हैं बच्चों में, ये बिल्कुल गलत हैं। तो वो किस स्तर पर होगा ये बताना है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के जो अंतिम चरण है यानी कि उत्तर पारंपरिक स्तर है, उस पर बालक में नैतिक आचरण पूर्ण आंतरिक नियंत्रण होता है, यानी कि इंटरनल कंट्रोल होता है। बच्चा जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मतलब कि बच्चों में कौन सी वाली, इसमें कौन से स्तर पर होंगे? तो बच्चे उत्तर पारंपरिक स्तर पर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो प्रगतिशील शिक्षा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं। सेकंड, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। थर्ड, अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। फोर्थ, परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या है और किस मतलब नीचे जो दिए गए हैं ऑप्शन उनमें से कौन सा सही है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्रगतिशील शिक्षा दी किसने। तो प्रगतिशील शिक्षा की बात की है जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने पूरा समर्थन किया प्रगतिशील शिक्षा का, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है बालक की शक्तियों का पूर्ण विकास करना। ठीक है, और यह शिक्षा इस तथ्य पर जोर देती है कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्न में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? यानी कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस था हॉवर्ड गार्डनर का, उसमें संदर्भ मतलब उसके संदर्भ में एक एयरफोर्स जो पायलट है, तो एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी? फर्स्ट ऑप्शन अंतःवैयक्तिक, सेकंड ऑप्शन भाषिक, थर्ड ऑप्शन गतिक, फोर्थ ऑप्शन अंतर्वैयक्तिक। तो इसमें जो एयरफोर्स पायलट बनने के लिए जो मतलब बुद्धि की आवश्यकता होगी उसके लिए गतिक बुद्धि की आवश्यकता होगी। गतिक बुद्धि के जो लोग होते हैं वो शारीरिक गति पर नियंत्रण रखते हैं और साथ ही वस्तुओं को सावधानी पूर्वक और प्रवीण ढंग से घुमाने उपयोग करने की उनमें क्षमता होती है। तो जो इस तरह के बच्चे होते हैं यानी कि गतिक बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो प्रायः या तो खिलाड़ी बनते हैं या शिल्पकार बनते हैं या सैनिक वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो जो एयरफोर्स पायलट हैं वो किस में आएंगे? गतिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। 9th क्वेश्चन है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। मैंने बुद्धि के सारे सिद्धांत आपके लिए पढ़ाए हैं और बुद्धि के सिद्धांत में ही जो हमारा स्पीयरमैन है, स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए हैं जी फैक्टर। ठीक है, तो जो हमारा जी फैक्टर है वो क्या है? जनरल फैक्टर। जी फैक्टर और एस फैक्टर उन्होंने दिए हैं। जी मतलब जनरल फैक्टर और एस मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, पूछ सकता है यहाँ पर, जैसे जी फैक्टर पूछा है तो जी फैक्टर मतलब होता है जनरल फैक्टर मतलब सामान्य बुद्धि, और अगर कहीं पर आ जाता है कि एस फैक्टर क्या है तो एस फैक्टर है स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि विशिष्ट बुद्धि। ठीक है,
और अगर ये पूछा जाए किसने दिया है जी फैक्टर और एस फैक्टर किसने दिए हैं, तो ये स्पीयरमैन ने, द्विखंड बुद्धि सिद्धांत है स्पीयरमैन का, उन्होंने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। यानी कि जो बच्चा है वो किस में दक्षता प्राप्त करने लगा है ये बताना है। मतलब बच्चा जो है वो छिपी हुई वस्तु है उसको ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है साभिप्राय व्यवहार, सेकंड है वस्तु स्थायित्व, नेक्स्ट है समस्या समाधान, फोर्थ है प्रयोग करना। तो जो छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालता है बच्चा, तो बच्चे में क्या आ जाता है, वस्तु स्थायित्व आ जाता है। वस्तु स्थायित्व यानी कि बच्चे को ये पता लग जाता है कि हाँ ये जो वस्तु मैंने अभी देखी है या जो देखी थी उसका स्थान है, उसका स्थायित्व है। तो वो उस चीज़ को समझकर और उसको ढूंढने लगता है। सपोज़ आप बच्चे के सामने मोबाइल रखा है और वो उसको पकड़ने जा रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई बच्चे को नहीं देना है, तो आप उसको छुपा दे रहे हैं। अब बच्चा क्या करेगा, उसको ढूंढने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ हो गई है, वस्तु स्थायित्व आ गया है कि हाँ ये वस्तु थी, अभी थी, परंतु अब मेरे सामने नहीं है, और जिसको वह ढूंढने का प्रयास कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है बच्चे में। ठीक है, और ये किसने दिया था, ये जीन प्याजे ने दिया था। तो जीन प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, इसकी पहली ही अवस्था होती है इंद्रिय जनित गामक अवस्था 18 से 24 माह के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत जो शिशु होते हैं उन वस्तुओं के प्रति भी इंक्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती है। मतलब कि सीधे रूप में उन्हें पता नहीं होता है, सीधी तरह से दिखती नहीं है, लेकिन छुपी हुई होती हैं। तो वस्तुओं को ढूंढना, निकालना, गिराना, ये सब किस में आता है, वस्तु स्थायित्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। तो विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की तुलना, सेकंड कक्षा 12 में लड़कों लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, थर्ड ऑप्शन कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना, फोर्थ क्या छात्रों को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है। जो वैयक्तिक अंतर होते हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वो शिक्षकों की किस में मदद करते हैं ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी भी नहीं हो सकते। सेकंड, वैयक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। फोर्थ है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। ठीक है, तो इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, बताइए आपको कौन सा सही होगा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही होगा, है ना। व्यक्तिगत अंतर मैंने आपको पढ़ाए हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब कि सभी बच्चों में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, सभी बच्चे अलग अलग होते हैं। तो सभी शिक्षार्थियों की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उनका आप आकलन कीजिए और उसी के अनुसार बच्चे को पढ़ाइए। ठीक है, देखिए पॉइंट्स को अगर आप समझकर चलेंगे, टॉपिक्स को, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनको समझकर चलेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप उनको समझकर नहीं चलेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्वेश्चंस को फिर रटते ही रह जाएंगे। ठीक है, अब जैसे अगर व्यक्तिगत अंतर आपको नहीं पता है, व्यक्तिगत विभिन्नता को ही व्यक्तिगत अंतर कहते हैं, तो नहीं हो पाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सीखने के लिए आकलन, मतलब सीखने के लिए जो आकलन है वो क्या है। ऑप्शन फर्स्ट अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, ऑप्शन सेकंड अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ऑप्शन थर्ड ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, ऑप्शन फोर्थ विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो जो सीखने के लिए आकलन है वो क्या है, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। जो सीखने के लिए आकलन है वो क्या करता है, अभिप्रेरणा को
बढ़ावा देता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि आप अपने क्या कीजिए, टॉपिक्स को, टर्म्स को समझ कर चलिए। टर्म्स समझेंगे तभी आगे बढ़ना अच्छा है, अदरवाइज़ आप पढ़ते रह जाइए, कोई इससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर हम छोटी छोटी टर्म्स को समझ कर चलेंगे, कि मैंने आपके लिए जैसे पढ़ाया था असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, यही है ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ व्हाट। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, अभिप्रेरणा को यानी कि मोटिवेशन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये जो टर्म्स हैं छोटी छोटी, इन सबको पढ़कर चलिए, समझ कर चलिए। अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय आधारित आकलन। तो विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है ये बताना है। तो विद्यालय आधारित आकलन परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये कहता है। सेकंड है क्या आकलित किया जाएगा, इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। थर्ड है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। फोर्थ है परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। तो अगर हम बात करें विद्यालय आधारित आकलन क्या है, तो विद्यालय आधारित आकलन रचनात्मक प्रतिपुष्टि करते हुए यानी कि एफए का जो फीडबैक है उसको देते हुए सीखने में संवर्धन करता है, यानी कि बच्चे के लर्निंग में संवर्धन यानी कि उसको आगे बढ़ाता है उसको सीखने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है विद्यालय आधारित आकलन। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को समायोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है ये बताना है। तो मतलब कि ये कहा गया है कि अपने समाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं बच्चे, ये आप इसे बताने के लिए बच्चे क्या करें, एक नोटबुक में तरह तरह की शिल्प कृतियों को संयोजित करें यानी कि जोड़ें। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है निबंधात्मक आकलन। तो ये निबंधात्मक आकलन नहीं है क्योंकि कोई भी राइटिंग नहीं करने को बोला है, एक कुछ पैराग्राफ या कुछ भी लिखने को नहीं बोला है, केवल शिल्प कृतियों को संयोजित करने को बोला है। तो किसी तरह का कोई निबंध नहीं है, तो निबंधात्मक आकलन नहीं है। सेकंड ऑप्शन घटनावृत्त अभिलेख। तो घटनावृत्त अभिलेख वो होते हैं जहाँ पर जैसे अगर अतीत का जो कोई पार्ट है, कोई हिस्सा है, अतीत की कोई बात है, जब आप उसको लिखते हैं, उसको रिकॉर्ड रखते हैं, तो वो क्या होता है घटनावृत्त अभिलेख। नेक्स्ट है समस्या समाधान आकलन। तो कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर कहा गया है अपने अपने मतलब अपने अपने जो समाज है उसको देखते हुए उसके अकॉर्डिंग उनको मतलब एक नोटबुक में विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करना है। तो समस्या भी नहीं है यहाँ पर जिसका समाधान किया जा रहा हो। ये क्या होता है, ये होता है पोर्टफोलियो आकलन, यानी कि आप अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं उसका क्या करेंगे, पोर्टफोलियो आकलन करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आप अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर तो कर दीजिए ना। लाइक और शेयर करने में क्या जाता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो लाइक और शेयर मिलना चाहिए ना। बस आपसे इतना ही कहना है और बाकी का अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। अभी एक विचार देखने के लिए मिल रहा है कि जो हमारा टेट और सी टेट है, कहा जा रहा है कि इसको लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है ना। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अभी क्या केवल विचार किया जा रहा है इस बात पर। अगर कैसी भी अगर कोई नई अपडेट निकल कर आती है तो उसको मैं आपके लिए ज़रूर बताऊँगी। और चैनल पर बने रहें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी इससे। ठीक है, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।